हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आईयू। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। आज ना हम पार्टनरशिप एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप बनती है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें सारे के सारे पार्टनर्स एक ही तरीके से काम करें या फिर सबकी लाइबिलिटीज या फिर रोल्स बिल्कुल सेम हो। ठीक है, कानून के मुताबिक उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिन्हें हम आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनर्स को उनके रोल्स और लाइबिलिटी के आधार पर ना 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है वर्किंग या फिर एक्टिव पार्टनर, जिसको हम कहते हैं सक्रिय भागीदार। नंबर 2 पे आता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जिसको हम कहते हैं सुसुप्त या फिर निष्क्रिय भागीदार। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर यानी कि गुप्त भागीदार। फिर है लिमिटेड पार्टनर यानी कि सीमित भागीदार। फिर है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो केवल लाभ में ही भागीदार है। और फिर है नॉमिनल पार्टनर यानी कि नाम मात्र का भागीदार। अब हम ना इन सारे के सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को ना एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वर्किंग या फिर एक्टिव पार्टनर, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सक्रिय भागीदार। ठीक है, तो ये ना बिजनेस में कैपिटल लगाता है, अपनी पूंजी लगाता है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है और एक्टिवली काम भी करता है। ठीक है, फर्म के सारे अकाउंट्स या फिर खाते को ना होल्ड करता है और उनको मेंटेन भी करता है। ठीक है, और थर्ड पार्टीज के साथ यानी कि बाहरी दुनिया या फिर क्लाइंट इन्हें ना अच्छे से जानते हैं। डे टू डे मैनेजमेंट में ना इनका एक्टिव रोल होता है। ठीक है, इनके पास फुल अथॉरिटी, फुल अधिकार होता है कि ये फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बिहाफ में फैसले ले सके। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, जिसको हम कहते हैं सुषुप्त या फिर निष्क्रिय भागीदारी। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ना, ये फर्म में अपना कैपिटल और पूंजी तो देते हैं, पर डेली वर्क में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं। ठीक है, ये ना तो मीटिंग्स अटेंड करते हैं और ना ही मैनेजमेंट डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं। क्लाइंट्स और थर्ड पार्टीज भी ना इन्हें पूरी तरीके से नहीं जानती हैं। ये लोग जो होते हैं ना डोरमेंट पार्टनर्स, ये क्लाइंट्स और थर्ड पार्टीज के लिए भी ना अननोन होते हैं। ठीक है, भले ही ये इनएक्टिव हो, पर फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस दोनों में इनका पूरे का पूरा शेयर होता है। इनकी लाइबिलिटीज जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। फर्म के कर्जों के लिए ना ये बाकी के पार्टनर्स की तरह ही पूरी एक्सटेंड तक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सीक्रेट पार्टनर, जिसको हम गुप्त भागीदार कहते हैं। तो ये जो कैपिटल तो इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके के भागीदार, और प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस ऑपरेशन में, एक्टिविटी में काम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो है ना नाम जो है ना एक राज रहता है। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस ना वो एक राज की तरह होती है। जो बाहरी लोग होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको इनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनके लिए एक सीक्रेट रखे जाते हैं। ठीक है, गुप्त रखे जाते हैं। अगर हम एनोनिमिटी कहें, जो अनामिकता जिसको हम कहते हैं, उसको मेंटेन करने के बाद भी फर्म के ऑब्लिगेशंस के लिए ना ये फुल लाइबिलिटी बियर करते हैं। नेक्स्ट पार्टनर आ रहे हैं आपके लिमिटेड पार्टनर, जिसको हम सीमित भागीदार कहते हैं। तो ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं ना जो लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व के साथ आते हैं। इनका रिस्क ना सिर्फ उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ये फर्म में काम कर भी सकते हैं और क्लाइंट्स के लिए नोन या अननोन दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी रूल्स के तहत ना ये फर्म के मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरीके के पार्टनर जो होते हैं ना, वो आमतौर पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर जो हमारी एलएलपीज होती है ना, उनमें ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब केवल लाभ में ही भागीदार। ठीक है, तो ये फर्म में ना कैपिटल तो लगाते हैं और एक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये केवल केवल प्रॉफिट ही शेयर करते हैं, लॉसेस को शेयर नहीं करते हैं। ये केवल लाभ में ही अपना भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, हानि में नहीं लेते हैं। ठीक है, एक स्पेशल एग्रीमेंट जैसे कि विशेष अनुबंध जिसको कहते हैं, उसके तहत ना इनके किसी भी तरह के नुकसान से ना इनको एग्जेम्प्ट रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर यानी कि नाम मात्र के भागीदार। ठीक है, ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर, ये वास्तविक रूप से भागीदार नहीं होते हैं और ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ना तो कैपिटल लगाते हैं और ना ही प्रॉफिट और लॉस में इनका कोई शेयर होता है।
ये सिर्फ ना फर्म के फायदे के लिए अपना नाम और रेप्यूटेशन यानी कि अपना नाम और अपनी ख्याति ना लेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन कानूनी ट्विस्ट ये है कि इनका नाम देखकर अगर कोई तीसरा व्यक्ति फर्म का के साथ जुड़ता है, फर्म को कोई लोन देता है, तो ये आउटसाइडर के लिए ना लाइबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेलिब्रिटी किसी फर्म के ना ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है, तो उस फर्म के साथ ना उस सेलिब्रिटी के नाम के कारण लोग जुड़ने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है कि जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर मैंने आपको बताए हैं ना, ये इंडिविजुअल 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन तो बन के आ ही सकता है टाइप ऑफ पार्टनर्स, बट अलग अलग कोई भी एक आ जाएगा 4 मार्क में कि हु इज द नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, या डिफाइन नॉमिनल पार्टनर, इस तरीके से। ओके, अब ना इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि एक बेसिक कानूनी अंतर जो पार्टनर और फर्म के बीच में है, ठीक है। तो पार्टनर मतलब कि जो व्यक्ति इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, उन्हें कानून पार्टनर्स कह देती है, भागीदार कह देती है। और फर्म क्या होता है, जब उन सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से एक साथ मिला दिया जाता है ना, तो उससे जो गठन होता है ना, वो एक फर्म का गठन होता है, ठीक है। और फर्म का नाम क्या होता है, तो जिस नाम के तहत वो बिजनेस चलाया जा रहा है ना, उसे ही फर्म का नाम कह दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से कोर है इस टॉपिक का, ठीक है, जो हमारे सेक्शन नंबर 18 से सेक्शन नंबर 22 तक दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। मतलब कि हर पार्टनर की कानूनी ताकत क्या है, ये इन्हीं सेक्शंस में डिफाइन की गई है। या फिर थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे तय करिए जाते हैं, ये इन्हीं सेक्शंस में दिया गया है। जैसे कि सेक्शन नंबर 18 हमें बताता है पार्टनर एज एन एजेंट, तो मतलब अभिकर्ता के रूप में भागीदार। सेक्शन नंबर 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब विवक्षित या निरहित प्राधिकार। सेक्शन नंबर 20 एक्सप्रेस अथॉरिटी जिसको कहते हैं हम अभिव्यक्ति या स्पष्ट प्राधिकार, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 अथॉरिटी इन इमरजेंसी आपातकाल में प्राधिकार। और सेक्शन नंबर 22 एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी यानी प्राधिकार के बाहर के कार्य, ठीक है। अब एक एक करके इन सेक्शंस को हम देखेंगे। सेक्शन नंबर 18 जो है ना हमारा, ये कहता है कि एक पार्टनर अपनी फर्म के बिजनेस के लिए फर्म का एजेंट यानी कि अभिकर्ता होता है, ठीक है। उसके द्वारा किए गए बिजनेस एक्ट के लिए पूरी फर्म बाउंड हो जाती है, पूरी फर्म बाध्य हो जाती है। एक पार्टनर एक ही वक्त पर प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, किसके लिए, अपनी फर्म के लिए और अपने बाकी के पार्टनर्स के लिए, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी का नाम देते हैं। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, एजेंट की तरह नहीं, ठीक है। पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के पर्सनल ट्रांजैक्शंस यानी कि व्यक्तिगत लेन देन के लिए एजेंट नहीं माने जाएंगे, इस चीज का इसमें ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19 एंड सेक्शन नंबर 20। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 19 इम्प्लाइंड अथॉरिटी या जिसको हिंदी में कहते हैं विवक्षित या फिर निहित प्राधिकार, ठीक है। अगर कोई पार्टनर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम करता है, तो पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी, ठीक है। ये अथॉरिटी ना कानून द्वारा पार्टनरशिप के रिलेशन से ना ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, इसके लिए अलग से कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन नंबर 20 इसी के साथ अगर हम देखते हैं, तो एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब अभिव्यक्ति या स्पष्ट प्राधिकार, ये वो अथॉरिटी है जो बाकी पार्टनर्स के द्वारा किसी पार्टनर को स्पष्ट रूप से दी जाती है, एक्सप्लिसिटली दी जाती है, ठीक है। ये या तो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी, जो हमारा भागीदारी विलेख है उसमें लिखी होगी, या किसी सेपरेट एग्रीमेंट के तहत दी जाएगी, बट एक्सप्रेस की जाएगी, ठीक है, इम्प्लाइड नहीं होगी। अब देखिए सेक्शन नंबर 21 जो कहता है अथॉरिटी इन इमरजेंसी मतलब आपातकाल इमरजेंसी के वक्त ना फर्म को लॉस से बचाने के लिए एक पार्टनर्स के पास वो सारे एक्ट करने के अधिकार होते हैं जो एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब एक सामान्य समझे जाना वाला व्यक्ति अपने निजी नुकसान को बचाने के लिए करता है, ठीक है। इसके लिए ना बाकी पार्टनर्स के प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। मान लो कि कोई एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है, वो फोन नहीं उठा रहा है, और कोई ऐसा डिसीजन है जो बिल्कुल इंस्टेंट लेना ही है, तो एक प्रूडेंट पर्सन की तरह अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जैसा आप एक्ट करते वैसा ही आप एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्ट्स एंड फर्म्स नेम। तो कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है, तो वो फर्म के नाम पर ही किया जाना चाहिए ताकि फर्म बाउंड हो सके। लेकिन अगर कोई काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी की डायरी से बाहर है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक कंसेंट कंपलसरी है, किसका, पार्टनर्स का, ठीक है। अब हम देखने वाले एक्ट्स बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी।
ठीक है। तो सेक्शन 22 कहता है कि बिना बाकी सारे पार्टनर्स के स्पेसिफिक कंसेंट के कोई भी पार्टनर ये 8 काम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं कर सकते। क्या? आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थम, बिजनेस के किसी भी डिस्प्यूट के आर्बिट्रेशन के लिए ना आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, बाकी मेंबर्स की सहमति होना, कंसेंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट, बैंक खाता मतलब फर्म के बिहाफ पर आप अपने निजी नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हो। कॉम्प्रोमाइज की अगर हम बात करें, समझौता, तो फर्म के किसी क्लेम या फिर दावे को ना अपनी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार किसी एक पार्टनर के पास नहीं है, ये सभी पार्टनर्स मिलकर लेंगे डिसीजन। विड्रॉ स्यूट, कोई वाद, कोई केस वापस ले लेना, तो फर्म की तरफ से दर्ज किए गए किसी भी कानूनी मुकदमे को आप अकेले वापस नहीं ले सकते हो। एडमिट लाइबिलिटी, दायित्व स्वीकार करना, तो फर्म के खिलाफ अगर चल रहा कोई मुकदमा है ना, उसमें आप अपनी तरफ से लाइबिलिटी को स्वीकार नहीं कर सकते हो, कबूल नहीं कर सकते हो, आपको इस सारे के सारे पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा। एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जित करना, तो फर्म के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप अकेले नहीं खरीद सकते, आपको बाकी बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। इसके बाद है ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को किसी और को दे देना, तो फर्म की किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को जैसे आप खरीद नहीं सकते वैसे आप बेच भी नहीं सकते अकेले, ठीक है। इसके बाद है न्यू पार्टनरशिप, नई भागीदारी, फर्म के बिहाफ पर किसी दूसरी फर्म के साथ एक नई पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए आपको बाकी सारे पार्टनर्स की रजामंदी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर्स खत्म होता है। 20 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 4 4 नंबर में भी इसके वेरी शॉर्ट बन करके आ जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरे वीडियो पे कोई आपका रिस्पॉन्स है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।